सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट आप मिस ना करें। हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी है सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल, वहाँ पे आप जुड़ जाइए। यूपीएससी से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट हम अक्सर वहाँ पे शेयर करते रहते हैं। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल पीसीएस विद नीलेश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमारी वेबसाइट www.nilesh.air442.com पे विजिट कर लें। वहाँ पे आपको यूपीएससी एंड इवन स्टेट पीएससी से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट मिल जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी पॉलिटी की वन लाइनर सीरीज जो चल रही है उसमें आज हम चैप्टर 26, 27, 28 और 29 को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म और पीएएल को पढ़ेंगे। आई होप जो हमारी पिछली क्लासेज हैं वो आपको पसंद आ रही होंगी। ठीक है, तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं उनके लिए भी ये सीरीज़ बहुत हेल्पफुल होगी। आपको बस एक वीडियो को पूरे तरीके से देखना है, देन यू विल गेट टू नो कि ये सीरीज़ सिर्फ वन लाइनर सीरीज़ नाम होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इसमें हम सिर्फ फैक्ट्स को एज सच रीड करके निकल जाते हैं। नहीं, यहाँ पे हम काफ़ी डिटेल में चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपका काइंड ऑफ रिवीजन होता चलेगा। ठीक है, तो यूपीएससी और जितने भी स्टेट पीसीएस हैं प्लस एसएससी सब जो हैं इससे आपके कवर होंगे, जितने भी पीवाईक्यूज हैं। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द सुप्रीम कोर्ट इनॉग्रेटेड इन इंडिया। तो भारत में सुप्रीम कोर्ट को कब इनॉग्रेट किया गया था? ये तो बिल्कुल हाईली फैक्चुअल क्वेश्चन है। 28 जनवरी 1950। हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इंडिया क्या बन गया था उस दिन? रिपब्लिक बन गया था। ठीक है, रिपब्लिक बनने का क्या मीनिंग होता है वो मैंने पहले भी डिस्कस किया है। रिपब्लिक बनने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता एज सच कि कोई कहे कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उस दिन इन्फोर्स हो गया तो हम कहें कि हम रिपब्लिक हो गए। वो एक कारण ये है उस दिन रिपब्लिक बनने का, क्योंकि इससे पहले हमारे यहाँ पे क्या होता था? गवर्नर जनरल होता था देश का। लेकिन उसके बाद में क्या चालू हो गया? उसके बाद में हमारे यहाँ पे क्या बनने लग गया? प्रेसिडेंट बनने लग गया। ठीक है, और जो प्रेसिडेंट हैं यानी कि जो राष्ट्रपति हैं ये इलेक्शन के जरिए चुन के आते हैं। ठीक है, और जबकि जो गवर्नर जनरल था वो तो क्या हो रहा था? नॉमिनेट। तो हम 26 जनवरी 1950 को क्या बने? रिपब्लिक बने। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इन्फोर्स हुआ और उसके 2 दिन बाद ही सुप्रीम कोर्ट का इनॉग्रेशन हो गया। तो इस तरीके से आप एक थोड़ा सा लिंक बना सकते हो। देखो, इस क्वेश्चन में भी था बहुत फैक्चुअल, बट आई ट्राई टू गिव यू सम इनसाइट एंड कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द सैंक्शनड स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज करेंटली देयर आर टोटल 34 जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस। ठीक है, तो अभी हम क्या कह रहे हैं कि करंटली 34 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस को इंक्लूड करके। तो हमें ये क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो संख्या है वो क्या है? बहुत कम है। ठीक है, इसको हमें बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप सोचो कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन के ऊपर मात्र 34 जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के बैठ रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा? तो ये संख्या बढ़नी चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा फिर हम जब मीन्स का भी पढ़ते हैं या फिर जब हम एज सच टॉपिक पढ़ते हैं तो हम ये भी बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट में भी क्या आनी चाहिए? ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, है ना। जैसे कि कोलेजियम सिस्टम जो है वो हम कई बार कहते हैं कि कैसा है? ओपेक है। तो अब नेक्स्ट है क्वेश्चन, द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन। तो ये पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, अब पार्लियामेंट के पास है, आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे लिखा होता काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास है तो ये एग्जीक्यूटिव पावर हो जाती, या फिर लिखा होता प्रेसिडेंट के पास है तो हम क्या कहते कि भाई प्रेसिडेंट जो है सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकालेगा और उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से क्या कर दिया जाएगा? जो जजेस की संख्या उसको बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं है, प्रेसिडेंट का अपना डिस्क्रिशन, मतलब डिस्क्रिशन तो प्रेसिडेंट के पास होगा ही नहीं। यहाँ पे अगर ये लिखा होता ना इज वेस्टेड इन एग्जीक्यूटिव्स, अगर हम मान लेते हैं तो क्या मीनिंग होता है मैं आपको वो बता रहा हूँ। अगर लिखा होता है यहाँ पे एग्जीक्यूटिव्स, इसका मतलब क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने पे, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर प्रेसिडेंट क्या कर देता? खुद ही इसको इंप्लीमेंट कर देता, यानी कि जजेस की संख्या बढ़ा देता। उसके लिए हमें मतलब कि पार्लियामेंट में क्या पास करवाने की जरूरत नहीं थी? एक बिल को पास करवाने की जरूरत नहीं पड़ती।
ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो शक्ति है वो संसद में निहित है, इसका क्या अर्थ हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक बिल को पास करवाना होगा, ठीक है, और जब बिल पास होगा उसके बाद में संख्या बढ़ जाएगी, जिसको हम क्या कह देंगे? विधेयक। अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग अ लेटर टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का एक जज है, अब उसको इस्तीफा देना है, त्याग पत्र देना है, तो वो कैसे देगा? राष्ट्रपति को लिख के देगा, एक लेटर लिख के देगा। ठीक है, हु अपॉइंट द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट। व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? 65 ईयर्स। ठीक है, हाउ कैन अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बी रिमूव्ड? अब भाई सुप्रीम कोर्ट का जज जो होता है उसको कैसे रिमूव किया जाता है? उसको रिमूव किया जाता है पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन पर। अब जब हम चीफ जस्टिस की बात करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, तो उसके ऊपर क्या चलता है? इम्पीचमेंट चलता है। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? महाअभियोग। अच्छा, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं या फिर जो चीफ जस्टिस है, उसको जो रिमूवल होता है उसका, जिसको हम इम्पीचमेंट कह रहे हैं, तो उसके लिए क्या होगा? मतलब कि किस आधार पे उसको हम रिमूव करते हैं? उसका कारण पता है आपको? क्या हम ये कह सकते हैं कि उसने वायलेशन किया है कॉन्स्टिट्यूशन का? तो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज इट अ बेसिस फॉर द रिमूवल ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो जो वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो चीफ जस्टिस के रिमूवल का एक बेसिस नहीं हो सकता। ठीक है, चीफ जस्टिस को हटाया जाता है किसके लिए? मिसबिहेवियर के लिए, जिसको हम कहते हैं प्रूव्ड मिसबिहेवियर। ठीक है, और बहुत वेग है ये भी, क्योंकि ऐसा सच कुछ लिखा नहीं गया है कि मिसबिहेवियर किस चीज को माना जाएगा। और भी कारण होते हैं, जैसे कि इन्फर्मिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी। ठीक है, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से वो स्वस्थ नहीं है, तो भी उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। कैसे? या फिर करप्शन का कोई केस हो, ठीक है, तो उसके बेसिस पे किसी जज को हम हटा सकते हैं। कैसे? इम्पीचमेंट के माध्यम से। जब हम चीफ जस्टिस की बात करेंगे तो उसको, तो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक बेसिस नहीं है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रिमूवल के लिए। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। ऐसा क्यों होगा? अगर हम उसके लॉजिक पे जाएं तो आप सोच सकते हो कि भाई हमें पता है कि इन इंडिया वी से देयर इज कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। बट अगर हम बात करें, जो कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है वो बेसिकली जुडिशियल सुप्रीमेसी में कन्वर्ट होती है, हमको नज़र आती है। क्यों? क्योंकि जुडिशरी ही डिसाइड करती है कि व्हाट इज इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट इज इंट्रावायर टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट इज अल्ट्रावायर टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इस वजह से आपको इस बात का ख्याल रखना है कि अगर कोई ये कहे कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने संविधान का उल्लंघन कर दिया, तो आपको ये सोचना होगा कि भाई वही तो डिसाइड करेगा, चीफ जस्टिस या फिर जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जो बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन है, उसने तो इस चीज़ को और भी ज़्यादा क्या कर दिया है? स्ट्रॉन्ग कर दिया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केस बाई केस बेसिस पे कभी भी बता सकता है कि दिस इज अ थिंग विच फ्रॉम नाउ इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो जब हम स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं तो ये स्टेटमेंट पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है, परसुएंट टू द रिपोर्ट ऑफ एच.एन. सान्याल कमिटी द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 वाज पास्ड। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब न्यायालय की अवमानना। ठीक है, तो अब जो रिपोर्ट थी एच.एन. सान्याल, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है 2019 का आई थिंक। ठीक है, तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो रिपोर्ट है एच.एन. सान्याल कमेटी की, उसके अनुसार जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है 1971 उसको पास किया गया था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया empowers द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट देमसेल्व्स। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये शक्ति देता है कि वो कंटेम्प्ट होने पर क्या कर सकते हैं? पनिश कर सकते हैं। यानी कि कोर्ट की यदि अवमानना होती है देन दे कैन गिव दी पनिशमेंट। फिर है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। अब आप खुद सोचो कि हम जब भी पढ़ते हैं अपने संविधान को, तो संविधान ने किसी भी चीज़ को, मतलब इतना टाइम नहीं है कि संविधान किसी चीज़ को डिफाइन करे। अभी हमने पीछे आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 भी पढ़ा था। उस टाइम पे भी हमने बात करी थी कि इसमें संविधान के बारे में लिखा जरूर है, मतलब इसमें आर्टिकल 29-30 में ये संविधान का हिस्सा ऑब्वियसली, तो इसमें माइनॉरिटी वर्ड का जिक्र जरूर है, बट माइनॉरिटी को एज सच डिफाइन नहीं किया गया है। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं सिविल कंटेम्प्ट की और क्रिमिनल कंटेम्प्ट की, तो उसमें
संविधान में इन चीज़ों को डिफाइन किया गया हो, ये चीज़ कोई बहुत आसान बात नहीं है। और इन जनरल जब भी ऐसा आपको स्टेटमेंट दिखे कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ डिफाइन कर रखा है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो गलत होता है। ठीक है। इन इंडिया द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर्स टू मेक लॉज ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। बिल्कुल ठीक बात है भाई, जो संसद है वो कानून तो बना ही सकती है ना। ठीक है, तो इस तरीके से पहला स्टेटमेंट ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। एच एन सान्याल कमेटी, उस टाइम पे जो क्वेश्चन था उसमें ऑप्शंस भी दे रखे थे, तो इस तरीके से ही वो क्वेश्चन फ्रेम किया गया था कि यदि आपने थर्ड स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर लिया है देन यू कैन रीच ऑन दी आंसर। ठीक है, तो इसका पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट और चौथा स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सैलरीज ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर डिटरमाइंड बाई। अब भाई सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कितनी सैलरी होगी, ये कौन, उनका वेतन कौन तय करता है? संसद तय करती है। ठीक है, अब इसी चीज पे ना हम एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं। एक होता है चार्ज एक्सपेंडिचर, और एक होता है मेड एक्सपेंडिचर। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? तो चार्ज एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जिसपे पार्लियामेंट में डिमांड और ग्रांट के ऊपर क्या कहते हैं, वोटिंग की जरूरत नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट हम पास मान लेते हैं। जबकि जो मेड एक्सपेंडिचर होता है ये वो खर्चे होते हैं जिनके ऊपर वोटिंग करवाई जाती है। ठीक है, जैसे कि मान लो सरकार कोई नई स्कीम लेके आती है, तो उस स्कीम को सरकार क्या करेगी, वो मेड एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा। बट जो सैलरीज हैं किनकी, जजेस की, उसको हम मेड एक्सपेंडिचर में नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? वो चार्ज एक्सपेंडिचर क्यों है, मतलब कि वो बाय डिफॉल्ट क्यों पास हो जाता है? क्योंकि यदि जो जजेस की सैलरी है वो निर्भर हो जाएगी हर साल की पार्लियामेंट के किस पे, बजट के ऊपर, कि भाई पार्लियामेंट में जब बजट पेश होगा उस टाइम पे ऐसा भी हो सकता है कि वोटिंग हो और उसमें इनकी सैलरी रोक दी जाए, तो इनकी जो निष्पक्षता है, जो इनकी फेयरनेस है ऑफ जजमेंट, वो क्या होगी, हाईली इन्फ्लुएंस हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट था जो मुझे लगा कि यहाँ पे क्योंकि सैलरीज ऑफ जजेस टॉपिक आया है तो आई शुड डिस्कस इट विद यू। ठीक है, द प्रोविजन ऑफ सेफ गार्ड द ऑटोनॉमी ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, जो प्रोविजन है सेफ गार्ड करने का, उसके लिए क्या है वो, मतलब भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वायत्ता की रक्षा करने का जो प्रावधान है। वाइल अपॉइंटिंग द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज टू कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसमें जो वर्ड है कंसल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ डिटेल में, ताकि आपको एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग मिले। जैसे एक है फर्स्ट जज केस, एक है सेकंड जज केस, ठीक है, और एक है थर्ड जज केस। तो फर्स्ट जज केस तक क्या होता था, उस टाइम तक जो कंसल्ट करना होता था ना चीफ जस्टिस से इंडिया के, वो सिर्फ मात्र सलाह होती थी, ओनली एडवाइस। ठीक है, मतलब ओनली हम एडवाइस भी क्या, ओनली हम कह सकते हैं कि एक चर्चा होती थी। और उस टाइम पे चलती किसकी थी, प्रेसिडेंट की। अब प्रेसिडेंट की चल रही है मतलब कि गवर्नमेंट की चल रही है। कब तक, फर्स्ट जज केस तक। ठीक है, यानी कि जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद में 1950 में हमने देखा ही है कि 28 जनवरी को हमारा सुप्रीम कोर्ट बना है। उसके बाद में जब तक सेकंड जज केस या थर्ड जज केस नहीं आया था, 1990s में ये दोनों केस हैं, तब तक सरकार का एक अपर से हुआ करता था कि कौन सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा। लेकिन सेकंड जज केस और थर्ड जज केस में क्या हुआ, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मींस इज इक्विवेलेंट टू कॉनकरेंस। कॉनकरेंस का मतलब यह हुआ कि आपको चीफ जस्टिस ने जो बता दिया है प्रेसिडेंट को वो बात माननी ही पड़ेगी। यानी पहले क्या था, फर्स्ट जज केस तक क्या था, प्रेसिडेंट इज ग्रेटर देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, ये वहां पे था, यानी कि ये डिसाइड कर रहा था, यानी बेसिकली गवर्नमेंट डिसाइड कर रही थी कि सुप्रीम कोर्ट में जज कौन बनेगा, चीफ जस्टिस से सलाह ले ली। उसके बाद क्या हो गया, सेकंड जज केस और थर्ड जज केस के बाद में जो सीजेआई है और इसके साथ में 4 और जजेस होते हैं, मैं यहां लिख देता हूं, कोलेजियम सिस्टम, ये ग्रेटर हो गया किससे, प्रेसिडेंट से। ठीक है, यानी अब इनकी चलती है और प्रेसिडेंट को सिर्फ हाँ करनी होती है।
ठीक है, पहले चर्चा होती थी लेकिन फाइनल डिसीजन जो होता था वो गवर्नमेंट लेती थी, लेकिन अब ये मामला बदल चुका है। तो ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आज के टाइम पे वी हैव द कोलेजियम सिस्टम, और जिसके तहत जो जजेस हैं, जजेस कौन कौन से, चीफ जस्टिस प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस, ये मिलके तय करते हैं, क्या तय करते हैं कि अगला सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बनेगा। ठीक है, तो कंसल्टेंस क्या है, कंसल्ट करना क्या है, और कॉन्करेंस क्या है, वो चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। यानी मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूं, जो फर्स्ट जज केस था, फर्स्ट जज केस, उसमें कंसल्टेशन इज नॉट इक्वल टू कॉन्करेंस। थर्ड जज केस में क्या हो गया, कंसल्टेशन इज इक्वल टू कॉन्करेंस। ठीक है, और कॉन्करेंस का मतलब यहां पे कौन पावरफुल हो गया, सीजेआई, या हम कह सकते हैं कोलेजियम सिस्टम। ठीक है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है विच यू शुड नो। ठीक है, अब आता था सैलरीज ऑफ द जजेस आर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया टू विच द लेजिस्लेचर्स डू नॉट हैव टू वोट। ये मैंने आपको ऊपर ही डिस्कस किया था कि चार्ज एक्सपेंडिचर क्या होता है। जो सैलरीज हैं किन की, जजेस की, उनको चार्ज किया जा रहा है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, उस पर वोटिंग नहीं होगी। अभी कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है, ये आई होप आपको पता ही होगा, इसको हिंदी में हम संचित निधि कहते हैं। ठीक है, अब लेजिस्लेचर्स इस पर वोट नहीं करेंगे, यानी कि जितने एमपीज बैठेंगे, ठीक है, वो इस पर वोटिंग नहीं करेंगे। ये एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन है जो आपको मालूम होनी ही चाहिए। ठीक है, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। कोई भी जो चीफ जस्टिस बने वो एक्टिंग बने। एक्टिंग का मतलब ये होता है जो टेम्परेरी बेसिस पे बनाया गया है। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं कार्यवाहक, जो कार्य का वहन करेगा, मतलब कार्य को आगे बढ़ाएगा टेम्परेरी बेसिस पे। तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट उसको राष्ट्रपति ही अपॉइंट करेगा। ठीक है, हम गवर्नर से थोड़ी करवा देंगे, आप खुद सोचो। तो जो अपॉइंटमेंट है वो तो प्रेसिडेंट ही करेगा। विच टाइप ऑफ जज कैन बी अपॉइंटेड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एडहॉक जज हो सकता है। ठीक है, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किस प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। तो देखो, ये जो यहाँ पे स्टेटमेंट है जिसमें हम कह रहे हैं एडहॉक जज, ये हमने एक क्वेश्चन उठाया था जिसमें कई सारे ऑप्शंस थे और उसमें से हमने इसको चुना। वैसे जब हम बात करते हैं कि भाई जजिस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है सुप्रीम कोर्ट में, तो आपको वो क्राइटेरिया पता ही होगा कि कोई व्यक्ति जो है 5 साल तक हाई कोर्ट में जज रहा हो या 10 साल उसने हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करी हो, प्रैक्टिस इन हाई कोर्ट। ठीक है, 10 ईयर्स तक, या फिर 5 ईयर्स ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट, वो बन सकता है। ठीक है, अब वो कैसे बनता है, उसके लिए कोलिजियम सिस्टम है ना। कोलिजियम सिस्टम में 5 जजेस होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस। अब उनको जो भी सही लगेगा उसको वो अपॉइंट कर देंगे। वो जज हो सकता है हाई कोर्ट का 5 सालों तक, या फिर वो प्रैक्टिस कर रहा हो, मतलब कि प्रैक्टिस इन हाई कोर्ट मतलब वो वहां पे क्या हो, एडवोकेट हो। ठीक है, तो ये चीज हो जाएंगी। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके लिए क्या कहते हैं, क्या क्राइटेरिया है, किस बेसिस पे उन्होंने इसको अपॉइंट किया है, वो हमको नहीं पता होता। जैसे कि हम मान लेते हैं कि हाई कोर्ट में, एक ही हाई कोर्ट में हमने मान लिया, बहुत एक सिर्फ हम एक एग्जाम्पल के लिए देख रहे हैं कि 50 जज हैं। ठीक है, दूसरा हाई कोर्ट है उसमें भी 50 जज हैं। इस तरीके से 30 राज्य हम मान लें, सिर्फ ये एक एग्जाम्पल के लिए है, तो 50 × 30 यानी 1500 जजेस हैं हाई कोर्ट के। ठीक है, ये संख्या ज़्यादा भी हो सकती है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए है। तो इन 1500 जजेस में से आप सोचो 34 जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस। अब जो कोलेजियम सिस्टम है जिसमें 5 जजेस हैं, वो किन आधारों पर इन 1500 में से 33 जजों को चुन रहे हैं, या फिर 29 जजेस वो ऑलरेडी हो गए, मतलब 29 जजेस को वो चुन रहे हैं, इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। इसीलिए आरोप भी लगता है कि हमारी जो जुडिशरी है उसमें जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस है वो मतलब कितना ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विद रेफरेंस टू इंडियन जुडिशरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स,
Any retired judge of the Supreme Court of India can be called back to sit and act as a Supreme Court judge by the Chief Justice of India with prior permission of the President of India. यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है कि भाई कोई रिटायर्ड जज है सुप्रीम कोर्ट का, उसको दोबारा से बुलाया जा सकता है कि वो बैठे और सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह एक्ट करे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसा कर सकता है, लेकिन किसकी परमिशन से, किसकी अनुमति से? राष्ट्रपति की। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे प्रेसिडेंट लिखा है तो क्या प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशन होगा अपना? नहीं, यहाँ पे राष्ट्रपति का डिस्क्रिशन नहीं है। यहाँ पे बेसिकली है क्या कि जो गवर्नमेंट है उसकी मर्जी चलेगी। ठीक है, अगर यहाँ पे पार्लियामेंट लिखा होता तो उसका मीनिंग क्या होता कि पार्लियामेंट से आपको पास करवाना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे प्रेसिडेंट लिखा है तो उसका मीनिंग है गवर्नमेंट। एंड गवर्नमेंट का जब हम मीनिंग की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि मंत्री परिषद। ठीक है, तो ये जो क्लैरिटी है, ये छोटे छोटे नुआंसेस हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको बताता चलूं ताकि आपकी एक हॉलिस्टिक प्रिपरेशन हो। अब ये जो क्वेश्चंस हैं, अब देखो ये बिल्कुल यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस हैं, है ना। तो आप लोगों को ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि अगर आप इस सीरीज़ को कर रहे हो देन वी आर ओनली कवरिंग द स्टेट पीसीएस। जो मेरी डिलीवरेंस है उसके थ्रू आप देख पाओगे कि हम यूपीएससी लेवल का ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, अ हाई कोर्ट इन इंडिया हैज़ द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एज द सुप्रीम कोर्ट डज। बिल्कुल ठीक बात है कि एक हाई कोर्ट जो है उसके पास ये शक्ति होती है कि अपने पिछले जजमेंट को वो रिव्यू कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी करता है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट previous Chief Justice of India Yashwant Vishnu Chandrachud? He was 16th Chief Justice of India. Till date he is longest serving Chief Justice of India. He was appointed by Neelam Sanjeevan Reddy. तो अगर हम बात करें वाईवी चंद्रचूड़ के बारे में तो ये तीनों स्टेटमेंट ठीक हैं। ठीक है, अब ये नीलम संजीवन रेड्डी कौन है? ये थे प्रेसिडेंट एक टाइम पर। तो जब वो प्रेसिडेंट थे तब उन्होंने इनको क्या अपॉइंट किया था? सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया था। ये वाईवी चंद्रचूड़ ही हैं जिनका पूरा नाम लिखा गया है। ठीक है, तो वाईवी चंद्रचूड़ काफ़ी हमारे पॉपुलर चीफ जस्टिस रहे हैं और काफ़ी पॉपुलर जज भी वे रहे थे। ठीक है, तो ये 16th चीफ जस्टिस थे, ये लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस थे और इनको नीलम संजीवन रेड्डी ने अपॉइंट किया था। इससे ही आप आइडिया लगा सकते हो कि नीलम संजीवन रेड्डी कब राष्ट्रपति बने थे और उन्होंने इनको अपॉइंट किया है, तो ये कितने लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं। ठीक है, द टेन्योर ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज, जैसे कि अब इसमें कुछ नाम हैं, राजेंद्र माल लोढ़ा जी। ठीक है, इनका क्या टेन्योर था? तो आप देख सकते हो कि इनका टेन्योर काफ़ी छोटा है, 27/4/2014 से 27/9/2014, यानी कि मात्र 5 मंथ के लिए, 5 महीनों के लिए ही ये क्या बने? चीफ जस्टिस बने। इसी तरीके से अगर हम बात करें किनकी, राजेंद्र बाबू की, तो 2/5/2004 से 31/5/2004 तक। तो सोचो ये सिर्फ कितने दिन के लिए? 29 डेज के लिए क्या बने थे? चीफ जस्टिस बने थे। फिर है गोपाल वल्लभ पटनायक, ये भी बहुत कम समय के लिए ही चीफ जस्टिस बने हैं। ठीक है, तो ये आप एक बार देख सकते हो, इसमें एज सच कुछ समझाने का नहीं है ये। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको ये बता देता हूँ कि कोई व्यक्ति कितना जल्दी सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाएगा वो ये तय करता है कि वह व्यक्ति चीफ जस्टिस कितने समय के लिए बन पाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो चीफ जस्टिस बनते कैसे हैं? चीफ जस्टिस बनते हैं सीनियरिटी के बेसिस पे। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति, जैसे सुप्रीम कोर्ट में हम मान लेते हैं 34 जजेस हैं, तो उनमें जो सबसे ज़्यादा सीनियर व्यक्ति होगा उसको जज बनाया जाएगा। सीनियर क्या, उम्र में कि या फिर इस बात में कि वो कितनी जल्दी क्या बन गया? सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया, तो वो सीनियर होगा। हम मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट का जज बना है 51 वर्ष की उम्र में, और एक व्यक्ति है जो सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया किसमें? 49 वर्ष की उम्र में। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ कि कौन व्यक्ति जो है वो क्या बनेगा पहले? मतलब कि किसका अपॉइंटमेंट पहले हो गया ना सुप्रीम कोर्ट में, उसके बेसिस पे सीनियरिटी होती है, आपकी एज के बेसिस पे सीनियरिटी नहीं होती। ठीक है, तो यही एक पर्पस था बताने का। एड हॉक जजेस आर अपॉइंटेड टू द सुप्रीम कोर्ट व्हेन देयर इज नो कोरम ऑफ द जजेस अवेलेबल टू होल्ड। ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट के में क्या कहते हैं, कोरम नहीं है, तो क्योंकि कोरम नहीं है यानी कि जितने जजेस होने चाहिए वो अवेलेबल नहीं है, तो आपको एड हॉक जजेस यानी टेम्परेरी बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, जजेस को लेके आ सकते हो। इन विच ईयर वॉज द कोलिजियम सिस्टम फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस अपॉइंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट? 1993। यही मैं आपको बता रहा था ना, सेकंड जज केस।
ठीक है। द मिनिमम नंबर ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिक्वायर्ड फॉर हियरिंग एनी केस इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज 5। ठीक है, जब संविधान की व्याख्या करने की बात होगी तो उस टाइम पे जो मिनिमम जजेस होने चाहिए वो 5 होंगे। ठीक है, क्योंकि उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मतलब क्या हुआ, संवैधानिक पीठ। ठीक है। द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट फॉल्स अंडर इट्स ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इसके लिए एक आर्टिकल भी होता है जिसका नाम है आर्टिकल नंबर 131। ठीक है, अब जब CAA हमारे देश में आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, कब आया था ये, 2019 में ही आ गया था। तो उस टाइम पर आर्टिकल 131 बहुत न्यूज़ में आया था। क्यों आया था, क्योंकि उस टाइम पे कई सारे राज्य ये कह रहे थे कि सेंटर जो है वो डिसाइड नहीं कर सकता कि किसको नागरिकता मिलेगी और किसको नहीं मिलेगी, और सेंटर के द्वारा जो ये कानून बनाया गया है कि इन इन व्यक्तियों को देश की नागरिकता दी जाए, वी विल नॉट इम्प्लीमेंट इट। तो उस टाइम पे सेंटर स्टेट डिस्प्यूट की बात आ रही थी कि सेंटर क्या, जो स्टेट्स हैं उनका जो ज्यूरिसडिक्शन है उसमें इंटरफेयर कर रहा है क्या। ठीक है, तो इस तरीके का मैटर उठा था और मामला कोर्ट में गया था। तो आर्टिकल 131 का हवाला दिया गया था। और फिर हमें ये बात भी पता है कि पार्लियामेंट के पास में पावर होती है, सोल पावर होती है टू डिसाइड कि किस व्यक्ति को देश की नागरिकता दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती, कानून बनाकर। सो उस टाइम पे जो स्टेट्स कह रहे थे कि ये हमारे ज्यूरिसडिक्शन में क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है, वो बात गलत थी। ठीक है, तो आर्टिकल 131 जो है आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स, ये हमारा हो गया था। फिर विच आर इंक्लूडेड इन द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एक तो डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स, आर्टिकल 131, और दूसरा क्या है, डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स, 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों के बीच में कोई डिस्प्यूट होगा तो उसमें भी जो मामला है वो डायरेक्टली मतलब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। देखो, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का क्या मीनिंग होता है वो भी हम समझ लेते हैं। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है एक होता है एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन। तो दोनों में अंतर क्या है, एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन में क्या होगा कि मामला पहले कहाँ गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील हुई तो मामला हाई कोर्ट में गया, अब हाई कोर्ट में फिर से अपील हुई तो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। तो वो जो चीज़ होती है उसको हम कहते हैं एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन। लेकिन कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जिनमें मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कैसे जाएगा। आप लॉजिक से भी सोचो कि सरकार के, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ है, ठीक है, तो फिर मामला कहाँ चलना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलना चाहिए क्या, या हाई कोर्ट में चलना चाहिए, या सुप्रीम कोर्ट में चलना चाहिए। ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट में चलना चाहिए। या फिर अब हम मान लेते हैं 2 स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट हुआ है, स्टेट 1 स्टेट 2, ठीक है। अब अगर मामला हाई कोर्ट में चलेगा तो कौन से राज्य के हाई कोर्ट में चलेगा, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसलिए भी लॉजिकली भी अगर हम सोचें तो मामला कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, एंड इट वुड बी द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। यानी कि आपको अपील्स के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना है इन मैटर्स में, यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, फिर द सेकंड लार्जेस्ट बेंच कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट टिल डेट वाज इन दी गोलकनाथ केस। ठीक है, ये सेकंड लार्जेस्ट बेंच थी। गोलकनाथ केस हमको पता ही है, 1967 में आया था, बहुत पॉपुलर केस है ये, जिसमें ये कहा गया था कि जो गवर्नमेंट है वो क्या नहीं कर सकती, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर ही नहीं सकती, दे कैन नॉट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो इन विच केसेस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, केशवानंद भारती केस। ठीक है, इन विच केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, ये क्वेश्चन जो है बेसिकली रिपीट ही हो गया है। फंडामेंटल राइट्स इनेबल्स अ मैन टू चॉक आउट हिज लाइफ इन द मैनर ही लाइक्स बेस्ट। ठीक है, तो क्या मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति को अपने जीवन को उस तरीके से जीने में सक्षम बनाते हैं जो उसे सबसे अच्छा लगता है। ये बात किस में कही गई थी, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट सेफगार्ड्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स, आर्टिकल 32। ठीक है, इसको हम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी यानी कि संवैधानिक उपचार का अधिकार भी कहते हैं। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट फ्रॉम द कोड बिलो, तो ये क्वेश्चन जो है आप कट कर सकते हो। ठीक है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द कोर्ट्स हैव बीन प्रोहिबिटेड फ्रॉम इंक्वायरिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट, आर्टिकल नंबर 122। तो आर्टिकल 122 के तहत
कोर्ट्स को प्रोहिबिट कर दिया गया है फ्रॉम इंक्वायरिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत न्यायालयों को संसद की कार्रवाई की जांच करने से प्रतिबंधित किया गया है? यह आर्टिकल नंबर 122 है। ठीक है, ये बेसिकली अगर हम बात करें, जब हम 122 की बात कर ही रहे हैं तो आप एक बार आर्टिकल नंबर 105 को भी जरूर पढ़ें, जिसमें क्या आ जाती हैं, पार्लियामेंट्री इम्यूनिटीज आ जाती हैं। ठीक है, ये केस आपको आर्टिकल नंबर 105 आपको जरूर ही पढ़ना चाहिए, ताकि आप पार्लियामेंट्री इम्यूनिटीज की बात कर सकें और प्रिविलेजेस की बात कर सकें। पार्लियामेंट्री इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेजेस। ठीक है, आर्टिकल 105 को पढ़ना है, आपका होमवर्क है ये। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द एपलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन कनेक्शन विद द कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस? ठीक है, तो उसके लिए आर्टिकल नंबर 132 है, ये आप याद कर लो। ठीक है, एपलेट ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है उसका हम जिक्र कर ही चुके हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स द सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू इट्स जजमेंट और ऑर्डर? आर्टिकल 137 है। क्यूरेटिव पिटिशन इन इंडिया कैन बी फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 142। ठीक है, तो क्यूरेटिव पिटिशन होती है एक रिव्यू पिटिशन होती है। ठीक है, अब इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है वो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अब आर्टिकल 142 जो है उसकी मैं थोड़ी सी डिटेल आपको देता हूँ। जब हम आर्टिकल 142 की बात कर रहे हैं तो इसका मीनिंग ये होता है कि भाई टू डू द जस्टिस, कंप्लीट जस्टिस, इसके लिए वर्ड चलता है कंप्लीट जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट कैन गो टू एनी एक्सटेंट, यानी सुप्रीम कोर्ट पूर्ण न्याय करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ठीक है, ये बात कही गई आर्टिकल 142 में। और जो राम मंदिर का केस चला था, ठीक है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज किया था कि भाई हमें पूर्ण न्याय करना है एंड फॉर दैट वी कैन गो टू एनी एक्सटेंट, और हम इसमें जा रहे हैं। और जो क्यूरेटिव पिटिशन भी है ना, ये क्यूरेटिव पिटिशन ओरिजिनली हमारे संविधान में एज सच है नहीं मेंशन। इसको एक केस हुआ था, इसको हम रूपा हुरा केस कहते हैं। रूपा हुरा वर्सेस अशोक हुरा केस। तो ये जो केस था रूपा हुरा वर्सेस अशोक हुरा केस, इसमें पहली बार क्यूरेटिव पिटीशन का जो कॉन्सेप्ट है हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसे क्यूरेटिव पिटीशन को हम क्या कहते हैं, हिंदी में भी आप क्यूरेटिव पिटीशन ही ध्यान रख सकते हो। ठीक है, वैसे पिटीशन को क्या कहेंगे, याचिका। Under which article of the Indian Constitution did the President make a reference to the Supreme Court to seek the court's opinion on the constitutional validity? आर्टिकल नंबर 143। तो आर्टिकल 143 के तहत जो राष्ट्रपति है वह सुप्रीम कोर्ट से क्या ले सकता है, सलाह ले सकता है। ठीक है, ये आर्टिकल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है एंड आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 143। अच्छा, राष्ट्रपति स्वयं नहीं जाता सुप्रीम कोर्ट में सलाह लेने के लिए, उसके बिहाफ पे कौन जाता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। अंडर विच आर्टिकल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रेफर टू द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट? आर्टिकल 143 सब क्लॉज 1। ठीक है, अंडर विच आर्टिकल इट इज प्रिस्क्राइब्ड दैट ऑल प्रोसीडिंग्स इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया शैल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज? वो है आर्टिकल 348। ठीक है, तो इसके ऊपर कई बार विवाद भी होता है कि वह देश जहाँ पे मात्र 10 से 15% जो पॉपुलेशन है वही इंग्लिश में कंफर्टेबल है, उस देश में जो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं वो इंग्लिश में होती हैं। तो जब हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इज़ देयर टू गिव द जस्टिस टू द कॉमन मैन, तो आम व्यक्ति जो है, आम आदमी जो है, उसकी तो ऐसी स्थिति भी नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जो बातचीत चल रही है उनको समझ भी पाए। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, जजेस स्पीक इन इंग्लिश, लॉयर्स स्पीक इन इंग्लिश। तो एक आम व्यक्ति कैसे समझेगा? तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है हमारे देश में। ठीक है, इसलिए हम क्या कहते हैं कि हमारी जुडिशरी जो है वो भी बेसिकली एक एलिटिस्ट जुडिशरी है। ठीक है, और आर्टिकल 348 जो है इसको आप कल्चरल कोलोनियलिज्म की भी एग्जाम्पल में डाल सकते हो अगर आप मीन्स की बात करो तो। ठीक है, यानी कि सांस्कृतिक उपनिवेशवाद। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंडर विच आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली डिक्लेयर्ड माइग्रेंट्स
डिटर्मिनेशन बाय ट्राइब्यूनल एक्ट 1983 एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल फॉर द वायलेशन ऑफ द सेक्रेड ड्यूटी ऑफ सेंटर। ठीक है, तो ये आर्टिकल 355 है। अब देखो आर्टिकल 355 के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आर्टिकल 355 क्या है। ठीक है, जब मैं ये चीज़ आपको बता दूंगा फिर उसके बाद में इसको सेक्रेड वायलेशन मतलब वायलेशन ऑफ सेक्रेड ड्यूटी ऑफ सेंटर क्यों कहा गया है, कि जो केंद्र का पवित्र कर्तव्य है उसका उल्लंघन क्यों कहा गया है, वो आपको खुद से एक बार सर्च करना है। ठीक है, तो आर्टिकल 355 ये कहता है कि यदि जो स्टेट है उसमें कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी राज्य में, ठीक है, एग्रेशन होता है वहां पे, एक्सटर्नल एग्रेशन, तो ये किसकी जिम्मेदारी है, या फिर इंटरनल एग्रेशन भी होता है, इंटरनल एग्रेशन, तो यह सेंटर की जिम्मेदारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंटर टू प्रोटेक्ट द स्टेट एंड रिस्टोर पब्लिक ऑर्डर। ठीक है, तो आपको पब्लिक ऑर्डर को रिस्टोर करना है। ठीक है, ये किसकी जिम्मेदारी है, यह जिम्मेदारी है केंद्र सरकार की। तो इसी के बेसिस पे जब हम पहले पढ़ भी रहे थे प्रेसिडेंट रूल और वगैरह, तो मैंने कहा भी था आपसे कि जो बंगाल में जो वायलेंस हुआ है उसके लिए सिर्फ आर्टिकल 356 का यूज़ करना ही एक ऑप्शन नहीं है कि प्रेसिडेंट रूल लगा दो। आप आर्टिकल 355 के तहत भी वहाँ पे पब्लिक ऑर्डर लेके आने का प्रयास कर सकते हो। ठीक है, तो आर्टिकल 355 क्या है उसकी डिटेल मैंने आपको दे दी है। अब आपका क्या काम है कि इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्यों डिक्लेयर किया है अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और ये जो सेक्रेड ड्यूटी है यानी कि पवित्र कर्तव्य है केंद्र का, किस प्रकार से उसका उल्लंघन है, ये आप लोग कमेंट करना। ठीक है, इन इंडिया जुडिशियल रिव्यू implies दैट द पावर ऑफ द जुडिशरी टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉज एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू जो है अब तो वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का भी हिस्सा बन चुका है, जिसको हम कहते हैं न्यायिक समीक्षा। तो अगर मान लो कि सरकार कोई कानून लेके आती है तो उसका जुडिशियल रिव्यू जो है वो किया जाएगा जुडिशरी के द्वारा। फॉर व्हाट, फॉर रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ दैट लॉ। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें, सरकार जो है जब CAA बिल लेके आई, एक्ट भी बन गया, तो वो भी जुडिशरी में गया, उसका भी जुडिशियल रिव्यू हुआ। ठीक है, इसी तरीके से सरकार ने आर्टिकल 370 को क्या किया, उसके कुछ प्रोविजंस को एब्रोगेट किया, है ना। तो सरकार ने जो आर्टिकल 370 के कुछ प्रोविजंस को एब्रोगेट किया, तो वो मामला भी कहाँ गया था, सुप्रीम कोर्ट में गया था फॉर द जुडिशियल रिव्यू। फिर हमको पता भी है कि YV चंद्रचूड़, यदि आपने यूट्यूब पे डिबेट देखी होगी, मतलब वो पूरा सेशन देखा होगा, तो YV चंद्रचूड़ जी जो हैं वर्सेस कपिल सिब्बल चल रहा था, जिसमें कपिल सिब्बल का क्या कहना था, ये भी सीनियर लॉयर हैं, इनका कहना ये था कि आर्टिकल 370 को रिस्टोर किया जाए और उसको एब्रोगेट कर देना बेसिकली क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, तो ये जो सारा डिस्कशन चल रहा था वो इसीलिए तो चल रहा था क्योंकि एक जुडिशियल रिव्यू फाइल किया गया, किसके लिए, जो आर्टिकल 370 के कुछ प्रोविजंस को एब्रोगेट किया गया था। तो हमें क्या समझ में आया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है लॉज की, उनको चैलेंज किया, मतलब कि उनका जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, एंड इवन दी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। ठीक है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए भी तो कई चीज़ें लाई जा सकती हैं, जैसे कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए ही हमारे देश में आर्टिकल 35A को इंक्लूड किया गया था। अब आर्टिकल 35A जो है ये भी कश्मीर से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो अब इसके बारे में भी आप थोड़ी सी डिटेल पढ़ सकते हो। जुडिशियल रिव्यू इम्प्लाइज द राइट ऑफ द कोर्ट टू डिक्लेयर एनी लॉ और ऑर्डर इनवैलिड इफ इट इज़ इन कन्फ्लिक्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल ठीक बात है, अगर कोई भी कानून जो है लॉ या ऑर्डर इनवैलिड है, उसको वो इनवैलिड घोषित कर देगा यदि वो कन्फ्लिक्ट में है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में। अब इसी में मैं आपको दो वर्ड और बता देता हूँ। एक वर्ड होता है अल्ट्रा वायर टू कॉन्स्टिट्यूशन, और एक होता है इंट्रा वायर टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंट्रा वायर का क्या मीनिंग है और अल्ट्रा वायर का क्या मीनिंग है। तो अल्ट्रा वायर का मतलब होता है संविधान की जो चीज़ बाहर चली जाए, यानी संविधान का उल्लंघन, और इंट्रा वायर मतलब जो संविधान के अंदर रहे। ठीक है, यानी कि विद इन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
ठीक है, तो यहाँ पे जब हम कह रहे हैं जुडिशियल रिव्यू जो है वो किसी भी लॉ को इनवैलिड घोषित कर सकता है इफ इट इज इन कन्फ्लिक्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशन, इट मीन्स इट गोज अल्ट्रा वायर टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो एक आपको सिनोनिम भी मिल गया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स टू स्टॉप वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब इसमें क्या है, ये पहला स्टेटमेंट है और ये दूसरा स्टेटमेंट है। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू इशू रिट्स लाइक हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, को वारंटो एंड सर्शियोररी विच इज़ अप्रोप्रिएट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। यह स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है और ये सारे जो हैं हमने एक बार पीछे वाली क्लासेज में पढ़ी भी थी रिट्स कि हेबियस कॉर्पस क्या होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसी व्यक्ति को यदि किडनैप कर लिया गया, बंदी बना लिया गया है या फिर वो, तो उसको मतलब पुलिस कस्टडी में वो है और उसको आप किस तरीके से कोर्ट में पेश करवा सकते हो, उसके लिए भी हम हेबियस कॉर्पस का यूज़ करेंगे। फिर जब हम मैंडमस की बात करते हैं तो मैंडमस का क्या मीनिंग है, परम आदेश, यानी कि कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी है वो ठीक से काम नहीं कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट उसको मैंडमस के जरिए कह सकता है दैट यू हैव टू डू इट प्रॉपरली। ठीक है, प्रोहिबिशन में रोक सकता है। तो ये अप्रोप्रिएट है फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये बिल्कुल ठीक है। कौन सा आर्टिकल होता है, आर्टिकल नंबर 32, वही राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। पार्लियामेंट में बाई लॉ एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू एक्सरसाइज विद इन इट्स जुरिडिक्शन द पावर्स गिवन टू सुप्रीम कोर्ट। ऐसा कर सकता है, बिल्कुल संसद के द्वारा ऐसा किया जा सकता है कि वो कानून बना दे और किसी दूसरे कोर्ट को भी ये शक्तियाँ दे दे कि वो भी क्या करें, मतलब कि फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट को देखे अगर उनका उल्लंघन होता है तो पार्लियामेंट ने अभी ऐसा ऐसा किया नहीं है बट इट कैन बी डन बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हैं। अब हम करेक्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्यों है, टू सेफगार्ड द सिटीजन्स लिबर्टी एंड टू प्रिजर्व द आइडियल्स ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। ठीक है, तो ये बेसिकली किसके लिए है, ताकि हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को अपहोल्ड कर सकें या फिर हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो होती है ना, उसको अपहोल्ड कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए ये काम किया गया है, सिंपल। विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स एंड लीगल फर्म्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज एडवोकेट्स बट कॉर्पोरेट लॉयर्स एंड पेटेंट अटॉर्नीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम रिकॉग्निशन एज एडवोकेट्स। ये तो भाई स्टेटमेंट ठीक नहीं है कि जो गवर्नमेंट लॉयर्स हैं और जो लीगल फर्म्स हैं उन्हीं को आप एडवोकेट मानोगे, कोई कॉर्पोरेट लॉयर है या पेटेंट अटॉर्नीज हैं तो उनको आप रिकॉग्नाइज नहीं करोगे। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। बार काउंसिल्स हैव द पावर टू ले द रूल्स रिलेटिंग टू लीगल एजुकेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ लॉ कॉलेजेस। यह स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज प्रिविलेंट इन बोथ इंडिया एंड यूएसए। ठीक है, हाँ, जब हम बात करते हैं यहाँ पे आप ध्यान रखो, जो यूके है वहाँ पे आपको जुडिशियल रिव्यू देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि ब्रिटेन में। क्यों, क्योंकि वहाँ पे पार्लियामेंट सोवरेन है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट वॉज हेल्ड बाई ए एस आनंद इन लेट 1990s, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन विच केस अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मे बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाई द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, रिमूव्स राइट ऑफ इक्वलिटी बिफोर द लॉ फ्रॉम पार्ट 3 एंड प्लेसेज इट एल्सवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया जाएगा। अब राइट टू इक्वलिटी को अगर आप पार्ट 3 से हटा रहे हो, पार्ट 3 मतलब फंडामेंटल राइट से, राइट टू इक्वलिटी को मतलब आर्टिकल नंबर 14 को, तो ये चीज़ तो गलत है। ठीक है, तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषिट किया जाएगा। इन इंडिया द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज इंजॉयड बाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, दोनों के पास है। सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत है और हाई कोर्ट के पास में 226 के तहत है। जुडिशियल रिव्यू इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ। बिल्कुल ठीक बात है। एक होता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ और दूसरा होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है इसको भी हमने थोड़ी बहुत रिकॉग्निशन दी है आफ्टर द मेनका गांधी केस। लेकिन एज सच जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो जुडिशियल रिव्यू है वो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ पर ही आधारित है। हु इज द लास्ट अथॉरिटी टू एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इंडिया में जो जुडिशरी है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि वही डिसाइड करती है कि क्या संविधान है। हु सेड जुडिशियल एक्टिविज्म शुड नॉट बिकम जुडिशियल एडवेंचरिज्म, जस्टिस एस एन। ये जुडिशियल एक्टिविज्म को कई बार क्रिटिसाइज किया जाता है। इसको हम कभी मीन्स की जब क्लासेस होंगी तो पढ़ेंगे कि जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है।
और इसको क्यों मतलब कई बार बिल्कुल एक निगेटिव टोन में देखा जाता है। हु इज नोन एज द कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सुप्रीम कोर्ट। अब गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड assertion, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज एक्सक्लूसिव jurisdiction रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेंट्रल लॉज। इसमें एक्सक्लूसिव jurisdiction का अर्थ ये हो गया कि उनके अलावा कोई और उन मामलों को सुन ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। द सुप्रीम कोर्ट इज गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हु हैज़ द राइट टू सीक एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ? प्रेसिडेंट। कौन से आर्टिकल के तहत? 143। अभी हम ऊपर ही पढ़ के आए हैं, है ना। द पावर टू enlarge the jurisdiction of the Supreme Court of India with respect to any matter included in the union list of legislative power rests with the parliament. Simple है। By whom the jurisdiction of the Supreme Court of India can be enlarged? सुप्रीम कोर्ट का जो jurisdiction अधिकार क्षेत्र है उसको और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। किसकी मदद से? संसद की मदद से। संसद क्या करेगी? एक कानून पास करेगी और सुप्रीम कोर्ट के jurisdiction को क्या कर देगी? एनलार्ज कर देगी। अब कोई कह सकता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन को एनलार्ज करने की जरूरत क्या है? देखो, ये जरूरत तब पड़ सकती है जब हमने किसी नई टेरिटरी को इनकॉर्पोरेट किया। ठीक है, जैसे कि हम मान लेते हैं भविष्य में एज सच कि कोई ऐसी टेरिटरी है जो आज इंडिया का हिस्सा नहीं है लेकिन बन जाएगी। जैसे कि भूटान का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। ठीक है, ये सिर्फ एग्जाम्पल है ना, परेशान मत होना इससे। इंडिया जो है दूसरे देशों की सोवरेनिटी की बहुत रिस्पेक्ट करता है, बट एज सच फॉर एग्जाम्पल तो भूटान है वो ये चाहता है कि हमें इंडिया का हिस्सा बनना है। ठीक है, तो जब भूटान इंडिया का हिस्सा बन जाएगा तब सुप्रीम कोर्ट के पास में उस टाइम पे ज्यूरिसडिक्शन नहीं है भूटान का, तो पार्लियामेंट बाय मेकिंग अ लॉ विल इनलार्ज द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। हम इसमें भूटान के नेपाल भी ले सकते हैं, ठीक है, श्रीलंका भी ले सकते हैं, बहुत सारे देश हैं। तो खैर, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वो क्या है? द फुल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हियर्स एनी रेफरेंस मेड टू इट अंडर इट्स पावर ऑफ एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। द ओपिनियन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑन अ रेफरेंस अंडर एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन इज नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। देखो, नाम में ही एडवाइजरी है ना, यानी सलाह दी गई है। अब जब एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है यानी कि सलाहकार अधिकार क्षेत्र है, तो उसमें वो बाइंडिंग बाध्यकारी कैसे हो सकता है सरकार के ऊपर? बिल्कुल भी बाध्यकारी नहीं होगा। ठीक है, the advisory power of the Supreme Court of India imply that it may advise to the President on the issues of law or fact which are of public importance। ठीक है, तो किस मामले में वो सलाह मांगेगा? ऑब्वियसली कुछ ऐसे मामले, कुछ ऐसे तथ्य जो सार्वजनिक महत्व के होंगे। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेंडर्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑन अ मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट ओनली इफ ही सीक सच एडवाइस। ठीक है, टू बिकम अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अ पर्सन मस्ट बी एन एडवोकेट इन द हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट हाउ मेनी ईयर्स? 10 ईयर्स। इसका हमने जिक्र पहले ही कर लिया था। हु अपॉइंटेड एज सुप्रीम कोर्ट जज वॉज नॉट अर्लियर जज ऑफ हाई कोर्ट? एल नागेश्वर राव। ठीक है, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप याद रख लेना। हु हैज़ द राइट टू ट्रांसफर एनी केस एनीवेयर इन इंडिया? सुप्रीम कोर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द पार्लियामेंट कैन नॉट इनलार्ज द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एज इट्स ज्यूरिसडिक्शन इज लिमिटेड टू दैट कन्फर्ड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन। यह स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो गया कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन को इनलार्ज नहीं कर सकती। अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया है कि पार्लियामेंट के पास पावर होती है सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन को इनलार्ज करने की। द ऑफिसर्स एंड द सर्वेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाय द कंसर्न चीफ जस्टिस एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब इनका कहना यह है कि जो ऑफिसर्स हैं, जो सर्वेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, उनका भी जो एक्सपेंस है, खर्चा है, वो चार्ज होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। चार्ज मतलब जिसपे वोटिंग नहीं होती, नो वोटिंग। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर द ओनली ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट हु आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अब देखो इसमें क्या है स्टेटमेंट में? ओनली। तो आपका कहना क्या है कि ये ओनली पार्टिसिपेंट्स होते हैं इन द मीटिंग्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? ये बिल्कुल गलत होता है, और लोग भी जा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट विच अपॉइंटेड हिम रिजाइंस। ऐसा नहीं होता, ये संविधान में नहीं है, ये कन्वेंशन बन गया। ऐसा होता है कि भाई हर सरकार अपने अटॉर्नी जनरल लेके आती है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल जो होता है वो सरकार का वकील होता है। ठीक है, वो सरकार का पक्ष लेता है इन जनरल किसी भी मामले में। ठीक है, जैसे कि मान लो बहुत सारे केसेस होते हैं हमारे देश में, जो मोस्ट ऑफ द लिटिगेशंस होते हैं वो अगेंस्ट दी गवर्नमेंट होते हैं। तो गवर्नमेंट को अपना पक्ष रखना होता है, और गवर्नमेंट का पक्ष जो होता है गवर्नमेंट की तरफ से कौन रखेगा? अटॉर्नी जनरल रखेगा। ठीक है, तो इन जनरल जो भी सरकार आती है वो ये कोशिश करती है कि भाई जो अटॉर्नी जनरल बने वो हमारी विचारधारा वाला व्यक्ति हो। ठीक है, तो इस वजह से
इन जनरल ऐसा हो जाता है कि जब भी नई सरकार आएगी वो पुराने अटर्नी जनरल को हटाएगी और अपनी पसंद के अटर्नी जनरल को बैठाएगी, ठीक है, जो आइडियोलॉजिकली उनके साथ में क्या रखता हो, एक रेजोनेंस रखता हो, ठीक है। तो इस वजह से ऐसा होता है, लेकिन ऐसा संविधान में मेंशन नहीं है। ओरिजिनली जो संविधान बना था तो उस टाइम पे तो यही सोचा गया था कि जब अटर्नी जनरल होगा वो सिर्फ गवर्नमेंट पपेट नहीं होगा रूलिंग गवर्नमेंट का, वो अगर रूलिंग गवर्नमेंट कोई ऐसा डिसीजन लेके आती है विच इज अल्ट्रा वायर टू द कॉन्स्टिट्यूशन और विच इफ इट गोज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तब वो उसको क्या करेगा, उनको करेक्ट भी करेगा, ठीक है। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गया। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व्हेन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडियन जुडिशियल सिस्टम, वाई.वी. चंद्रचूड़, ठीक है। द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड द disputes between the center and states fall under the original jurisdiction, इसका हमने आर्टिकल भी पढ़ा था 131। The source of the basic structure theory of the constitution in India is judicial interpretation, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। Which courts in India is are known as the courts of the record, High Court and Supreme Court, ठीक है। The Supreme Court hold its meeting in New Delhi but it can meet elsewhere with the approval of president, अगर राष्ट्रपति कह देगा तो कर लेंगे, ठीक है। Telecom dispute settlement in appellate ट्राइब्यूनल जजमेंट कैन बी चैलेंज इन द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जुडिशियल इनिशिएटिव, उस टाइम पे जज कौन थे, जहां तक मुझे ध्यान है उस टाइम पे जो जज थे जिनको पीआईएल का मतलब कि क्रेडिट दिया जाता है वो है पीएन भगवती, ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फुल फॉर्म है पीआईएल की, जिसको हिंदी में कहते हैं जनहित याचिका। वेयर कैन द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कैन बी फाइल्ड, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों में फाइल हो सकती है। इन विच कंट्री द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाज ओरिजिनेटेड, यूएसए। जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया इज रिलेटेड टू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, बिल्कुल। जो पीआईएल है वो भी अपने आप में एक जुडिशियल एक्टिविज्म है, क्यों, क्योंकि एक डॉक्ट्रिन होती है, डॉक्ट्रिन ऑफ मतलब लोकस ऑफ स्टैंडिंग, लोकस स्टैंडाई बोलते हैं उसको। मतलब बेसिकली ये है कि कौन सा व्यक्ति जो है मामले में केस कर सकता है। मान लो कि मेरे साथ में कुछ गलत हुआ है, then I can file a case, which is since I am victim, or my family members can file a case. But when we talk about public interest litigation, कोई भी व्यक्ति मेरे बिहाफ पे केस दायर कर सकता है, क्योंकि वो ये कहेगा कि ये जो मामला हुआ है इट इज़ अ मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। जैसे कि देश में बैटिंग, जुआ खेलना, ये बैन हो जाना चाहिए। ये सिर्फ किसी एक इंडिविजुअल का मामला नहीं है। मान लो मैंने जुआ खेला और मैं खूब सारे पैसे हार गया, ठीक है, और मैं कंगाल हो गया, और कोई व्यक्ति जो है आम व्यक्ति है, एग्रीव्ड सिटीजन है, देश का जिम्मेदार नागरिक है, उसको ऐसा लगता है कि ये बैटिंग जो है, जुआ खेलना जो है, सट्टा लगाना जो है, इट इज़ अ बैड थिंग, इट इज़ अ बैड प्रैक्टिस और इसके ऊपर बैन लगना चाहिए, तो वो पीआईएल डाल देगा, ठीक है। द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडियन सोसाइटी वाज ग्लोरीफाइड बाय अ जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बाय द जजमेंट ऑफ कोर्ट इन सितंबर 2003, कोर्ट इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट सीबीआई इज अ केस्ड पैरेट, कोलगेट स्कैम केस में कहा गया था, जो कोयला घोटाला हुआ था, बहुत इनफेमस घोटाला है वो। और उस टाइम पे हमारे पीएम कौन थे, मनमोहन सिंह जी थे, कोल मिनिस्टर भी मनमोहन सिंह थे, ठीक है। मतलब कि प्रधानमंत्री के ऊपर सीधे एक तरीके से काइंड ऑफ आरोप लग गए थे कोयले घोटाले से संबंधित। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज, ये आप देख सकते हो एक बार, एच एल दातू, ठीक है, टी.एस. ठाकुर, जगदीश सिंह खेर। तो इस तरीके से हमारा जो ये लेक्चर है ये कंप्लीट होता है। आई होप आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। मैंने कोशिश करी है कि जो सीरीज़ है वो सिर्फ वन लाइनर ना रहे और उसके पीछे के जो लॉजिक्स हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने की या फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आपको दूं। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक करें, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें और कमेंट करें, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है इस तरीके के और भी वीडियोज़